नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। पूरे देश में शोक की लहर है। सभी गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए देश में 7 दिनों का शोक रखा गया है। कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पारित किया है। तो सबसे पहले आज पूर्व प्रधानमंत्री को याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद बात करेंगे कि चेन्नई में निर्भया जैसा कांड हुआ है। वहां पर एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है, यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ। तो बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष के अन्नामलाई संकल्प ले चुके हैं अपने आप को कोड़े मार करके और हमेशा के लिए चप्पल छोड़ देने, जब तक कि न्याय ना मिल जाए तब तक के लिए। तो ये बड़ा मुद्दा तमिलनाडु में बनता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद राजधानी दिल्ली की बात होगी, दिल्ली की राजनीति की, जहां केजरीवाल पर डबल अटैक हो रहा है। बीजेपी की तरफ से अटैक हो ही रहे थे, अब कांग्रेस भी जबरदस्त अटैक कर रही है। तो डबल अटैक से गुजर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। और फिर इसके बाद बात होगी कि केरल में बुजुर्गों के पेंशन को कर्मचारी और अधिकारी मिलकर डकार गए। ये कैसी व्यवस्था है जिसमें बुजुर्गों के पेंशन तक को नहीं छोड़ा जाता, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है वो। तो इन तमाम मुद्दों पर होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। शोक प्रस्ताव किया गया पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में डीएमके सरकार के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने विरोध स्वरूप खुद पर मारे कोड़े। वित्त वर्ष 2025 में 6.5% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। वित्त मंत्रालय ने जारी किया यह अनुमान। चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4.8% रहने की जताई उम्मीद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में घमासान। आप और कांग्रेस एक दूसरे पर जबरदस्त हमलावर, तो बीजेपी का भी केजरीवाल पर करारा हमला। केरल के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने बुजुर्गों के पेंशन पर डाला डाका। बुजुर्गों को मिलने वाले पेंशन और समाज कल्याण के पैसे डकारे। सरकार ने की कार्रवाई। और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी से ठिठुरन। मैदानी इलाके में ठिठुरन और इधर दिल्ली एनसीआर में बारिश से बढ़ी ठंड। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। पूरे देश भर में शोक है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति डॉक्टर
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना पूरे देश के लिए एक झटका है, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा, उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति, महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित करने वाले नेता के रूप में उनको याद किया जाएगा, पीएम मोदी ने कहा। तमाम बड़े नेताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। आरएसएस की तरफ से भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया गया है और देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। जरा उनके दिल के उद्गार सुनिए। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। देश ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसने वर्षों तक विभिन्न पदों पे आरबीआई गवर्नर हो, अर्थशास्त्री हो, वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी कमी देश को खलेगी। उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत सरल था, सहज स्वभाव के थे और हमेशा जीवन भर उन्होंने ईमानदारी, निष्ठा से देश को सर्वोपरि रखा। तो बहुत बड़ा एक लॉस हम लोगों को है, लेकिन पार्टी और देश को भी है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। तो सभी का ये शोक संदेश, सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के पूरे देश में शोक की लहर है। एक ऐसे नेता थे जो सभी को पसंद थे और सभी लोग उनके मृदु स्वभाव को लेकर के उनको याद कर रहे हैं, उनके योगदान को लेकर, उनकी विद्वता को लेकर। राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। राजेश, इस समय शायद आप वहीं पर हैं जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर रखा गया है। ये बताइए, कौन कौन से लोग अभी तक अंतिम दर्शन कर चुके हैं? कौन कौन से बड़े नेता दोनों तरफ के जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन अभी तक कर चुके हैं? देखिए, अगर सुबह की बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 10 बजे के आसपास श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। उसके पहले गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पीएम के आने से पहले मौजूद थे। फिर राजनाथ सिंह पहुंचे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो सीएम है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। हमारे साथ देखिए अभी मौजूद हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री। हम क्या कहेंगे, मनमोहन सिंह का निधन हो गया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? भारत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मृत्यु उनके परिवार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और देश के लिए बहुत नुकसान है। उन्हें जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन
इस देश को बहुत मजबूत किए और इनके साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी, नरेगा, न्यूक्लियर डील और इसके साथ साथ हमारा तेलंगाना राज्य ने उन्होंने बनाया, वो तेलंगाना राज्य का भी मैं मुख्यमंत्री हूँ। इस देश जो तरक्की हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से, उनके नाम हमेशा याद रहेंगे। ये नुकसान कोई पूरे नहीं कर सकते, इस देश हमेशा उनको याद रखेंगे। देखिए, तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, आपने उनको सुना लालचंद की, उन्होंने कहा कि जो नुकसान पार्टी का हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। तमाम जो सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सीपीएम, आरजेडी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम जो इस देश की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं ने आकर यहाँ पर इनको अकीदत पेश की है, श्रद्धांजलि दी है और उनकी जो विद्वता है, उनके जो गुण रहे हैं, जो उनका शैक्षणिक करियर रहा है, उसको निश्चित तौर पर याद करते हैं। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आर्थिक जो उदारीकरण का जिक्र किया है कि नरसिम्हा राव के काल में किस तरीके से आर्थिक पटरी से जब देश की गाड़ी उतर गई थी तो मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया और उन्होंने किस तरीके से आर्थिक उदारीकरण के जरिए पटरी से उतरी गाड़ी को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें, रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर बात करें और एक कुशल प्रशासक और एक शानदार शिक्षक के रूप में देश मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। यह सबसे बड़ी बात जो है हम कह सकते हैं। और आज हमने देखा कि कांग्रेस छोड़कर बहुत सारे लोग जो दूसरी पार्टियों में चले गए, विभिन्न पार्टियों में चले गए, उन तमाम लोगों ने मनमोहन सिंह को आकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उनके कभी कैबिनेट के साथी रहे, कैबिनेट के हिस्सा रहे। और उन तमाम चेहरों को आज हमने देखा। सुशील कुमार शिंदे की बात करें, जगदीश टाइटलर की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, ये तमाम वो नाम थे जो पार्टी में रहे या पार्टी में उनके साथ उन्होंने काम किया। उन तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। प्रकाश कारत देखे गए, आरजेडी की तरफ से कई लोग आए, अखिलेश यादव को हमने देखा और संपूर्ण जो कांग्रेस पार्टी थी उनके तमाम बड़े नेताओं ने आकर मनमोहन सिंह को शिद्दत से याद किया। राजेश, अभी उनका पार्थिव शरीर तो उनके निवास पर रखा गया है, आगे के कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी मिली है? क्या कांग्रेस मुख्यालय भी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार को लेकर कुछ जानकारी, कुछ डिटेल आपके पास अभी तक मिल पाई है? हाँ, देखिए, अंतिम संस्कार के बारे में अभी तक जो है वो ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं कि कल 24 अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर कि जो आम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या फिर सामान्य जो नागरिक हैं, वो आकर उनको अंतिम दर्शन कर सकेंगे, उनको अंतिम विदाई दे सकेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न कराया जाएगा। चूँकि उनकी एक पुत्री जो है वो अमेरिका में रहती हैं और वो अमेरिका से देर रात तक पहुंचने की उनकी संभावना जताई जा रही है और उसके बाद ही अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम हैं उसको कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम लोगों की नज़रें जो है वो टिकी हुई हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है और क्या जानकारी मिलती है, इसको लेकर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन कल 24 अकबर रोड पर इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, ये जानकारी जो है वो स्पष्ट तौर पर मिल रही है। और आपने अभी देखा ही कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं युवा तुर्क, वो मुलाकात कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बाहर आए, उनको याद किया और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी आंखें जो हैं वो भींगी हुई हैं, भावभीनी विदाई दे रहे हैं अपने प्रिय नेता को, क्योंकि जो इनका संपूर्ण 10 साल का जो प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल रहा है, इससे अलावा यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, कई प्रधानमंत्रियों के साथ जो है वो इनके जो है ताल्लुकात रहे। बीपी सिंह चंद्रशेखर, इन तमाम लोगों के एडवाइज़र के रूप में भी इन्होंने अपनी जो है वो निष्ठापूर्वक काम को अंजाम दिया है। और शायद ये वजह थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उनकी जो धर्मपत्नी है गुरुशरण कौर, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की, उनको सांत्वना दिया और जो परिजन हैं, जो दुखी हैं, उनके जाने का गम है। चूँकि ये प्रकृति का एक नियम है, शाश्वत सत्य है कि जो आया है उसे जाना है, लिहाजा
इस सच को स्वीकारते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी अर्धांगिनी है वो बेहद दुखी दिखाई पड़ रही हैं। काफ़ी जो है वो निश्चित तौर पर व्यथित और पीड़ा से भरी हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर सिंह के जाने का गम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने सेवा दी। IMF में उन्होंने सेवा दी थी, और उसके बाद जिस तरह से कि फिर भारत की राजनीति में नरसिंह राव उनको लेकर आए, उसके बाद 10 साल वो प्रधानमंत्री भी रहे। राजेश, वो 10 साल वही थे जब हमने आपने बहुत करीब से संसद में या तमाम जगहों से रिपोर्टिंग की। हमारा आपका भी तजुर्बा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस पूरे कार्यकाल को लेकर। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लंबे समय के लिए अगर कहा जाए तो 2-4 चीज़ों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनकी विद्वता, उनका मृदुभाषी होना, शांत स्वभाव का होना, धैर्यवान होना, सभी से बिल्कुल प्यार से बात करना, ये तमाम उनके अंदर गुण थे जिनके लिए उनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। राजेश, बिल्कुल लालचंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप तो कांग्रेस पार्टी लगातार कवर करते रहे, और मैंने देखा कि 2004 से 9 का जो लम्हा था, हम और आप दोनों 2008 में मिज़ोरम चुनाव कवर करने के लिए गए थे। वहाँ पर मनमोहन सिंह की रैली भी हम आप दोनों ने कवर किया था, जब मेजर वेद प्रकाश से वहाँ मुलाकात हुई थी जो प्रभारी थे। आपका बहुत करीब का उनसे संबंध रहा, रिश्ता रहा, और मनमोहन सिंह को आपने बहुत करीब से देखा भी। और वाकई संसद में मनमोहन सिंह को कवर करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, और हमने देखा कि किस तरीके से जब 2G और कोलगेट के ज़माने में भी जब तमाम तरह के विरोधाभास और तमाम तरह की जो विरोध की खबरें आती थी, तब भी बहुत ही शांतचित्त होकर विरोधियों की बातों को सुनना और उग्रता न दिखाते हुए बहुत ही शांतचित्त अंदाज में अपनी शैली में लोगों को जवाब देना। और कई बार हास परिहास के दौरान लोकसभा में आपने देखा कि नेता सदन प्रणब बाबू थे, प्रणब मुखर्जी, और सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, और एक बार एक शेर सुनाया था मनमोहन सिंह जी ने, और फिर सुषमा जी ने कहा था कि चूंकि प्रधानमंत्री ने एक शेर सुनाया है तो मैं 2 शेर पढ़कर उनको जवाब देना चाहूंगी। और एक हास परिहास का दौर जो है सदन के 1000 जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी। मैडम सोनिया गांधी भी वहाँ मौजूद। 1000 जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। यही वो शेर था, मुझे अच्छी तरह याद है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ जोड़ना। लूटा क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। हमारे संवाददाता राजेश राज जानकारी दे रहे थे, और आगे चल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को बता रहे थे कि कल संभवतः जो कांग्रेस मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जिसमें तमाम सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी या साधारण व्यक्ति भी, आम नागरिक भी उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर पाएंगे, और उसके बाद अंतिम संस्कार का भी कार्यक्रम आएगा। तो हम आपको लगातार उनके बारे में जानकारी देते रहेंगे। और अब हम बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ। ये खबर दक्षिण भारत के तमिलनाडु से है, जहां पर निर्भया जैसा एक मामला सामने आया है, और चेन्नई में ये निर्भया जैसा मामला आया और उसको लेकर ज़बरदस्त आक्रोश है। दिल्ली की निर्भया जैसा ही मामला तमिलनाडु से आया है। अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा से कैंपस में बिरयानी बेचने वाले ने रेप कर दिया। कैंपस में रेप की इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या बेटी अब यूनिवर्सिटी कैंपस में भी सुरक्षित नहीं है? तो तमिलनाडु बीजेपी ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है, और वो विरोध जबरदस्त एक अनोखे अंदाज में अपने आप को कोड़ा मारकर और चप्पल ना पहनने की कसम ले ली। अन्नामलाई ने डीएमके को सत्ता से उखाड़ने का प्रण भी लिया है। अन्नामलाई ने कहा, मैं खुद को कोड़ा मारता हूं, और कोड़ा मारना, खुद को कठिन अनुष्ठानों से गुजारना, ये तमिल संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। दरअसल उनका यह विरोध एक संकल्प है, लेकिन डीएमके और कांग्रेस उनके इन सारे विरोध को ड्रामा मानते हैं। अन्नामलाई कहते हैं कि वे किसी के खिलाफ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ ये प्रण नहीं है,
बल्कि ये तो राज्य में बढ़ रहे अन्याय के खिलाफ उनका संकल्प है। पुलिस ने अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप के आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जो आरोपी ज्ञान शेखर है उस पर तो पहले से दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कभी कार्रवाई हुई ही नहीं उस पर। 2011 में ही एक मामला ऐसा था, इसी आरोपी ने ठीक इसी तरह से एक वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने 23 दिसंबर को कैंपस में घुसकर पीड़िता का वीडियो बनाया और उसके दोस्त को वहां से भगा दिया, फिर अकेली लड़की से रेप किया और फोन नंबर देकर उसको धमकी भी दी, लेकर फोन नंबर उनसे लेकर। अपराधी की धमकी के बावजूद पीड़िता ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दे दी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि हाई प्रोफाइल वाले इलाके में रेप करने का दुस्साहस आखिर इस अपराधी ने किया कैसे? पुलिस के चौकसी और व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। तो विपक्ष इस घटना को लेकर हमलावर है। कानून व्यवस्था की गिरती हालात के बीच तमिलनाडु में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन कैंपस में हुई इस विभत्स घटना ने दिसंबर महीने में एक और निर्भया की याद ताज़ा कर दी, जो कि 2012 की घटना दिल्ली में घटी थी। तो तमिलनाडु में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के अन्नामलाई, उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय रेप मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरा और उन्होंने विरोध में खुद को कोड़े मारे और राज्य सरकार के रहने तक जूते चप्पल ना पहनने का भी प्रण लिया है। It is against the continuous injustice that is happening in the state. And what has happened in the Anna University is only a tipping point. So yesterday we have announced it, and I have chosen to go the path which a lot of my forefathers have walked in this path. And flogging ourselves, what we call whipping, what we call satayadi in Tamil, is only a process of surrendering to the higher power, surrendering to the God. And removing to the chapel, I have taken this decision with a lot of consideration, because I believe after all the hard work the party and the cadres are putting, it is also important you surrender yourself to a larger power and then leave the larger power to take care of things that is happening. तो ये पूरा मामला तमिलनाडु की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया है और जिस तरह से बड़े आरोप हैं कि ये जो आरोपी है तो पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन कभी कार्रवाई हुई नहीं। रितेश रंजन हमारे संवाददाता चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हैं। पहले रितेश के पास चलता हूँ। रितेश, ये जो बीजेपी कह रही है कि ये जो आरोपी हैं, इस आरोपी के ऊपर तो पहले भी इस तरह के कई मामले हैं, कई मुकदमे दर्ज हैं और कभी कार्रवाई हुई ही नहीं, तो ये एक और ज्यादा बड़ा सवाल है। कैंपस के अंदर रेप की घटना होना तो सवाल है ही, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये कि इसके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। जी, ये अन्ना यूनिवर्सिटी की जो घटना है, इसने दो चीजें तो बहुत बाहर कर दी हैं कि हमारी विफलता। एक तो अन्ना यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी कैमरे और उचित सुरक्षा प्रबंध का न होना, और दूसरी तरफ ऐसा कि जिस आरोपी पे 7 मुकदमे दर्ज हैं वो खुलेआम घूम रहा है और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दाखिल हो जा रहा है। ये सबसे बड़ी ये व्यवस्था, कानून, प्रशासन, ये सब पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और कैसे इसको अंदर जाकर के और उतनी बड़ी घटना करने के बाद केस को जो है विक्टिम का उजागर कर दिया गया पहचान, और उसके बाद केस के लिए जो है इस तरीके से डिले किया गया कि उसकी गिरफ्तारी जब मामला बहुत उजागर आया, मीडिया में उछला, तब जाकर के हुई। और कहा तो ये जा रहा है कि स्थानीय पुलिस जो पुलिस थाना था, जो कोटरपुरम पुलिस थाना था, जहां ये अन्ना यूनिवर्सिटी का मामला दर्ज हुआ है, जो उसके दायरे में आता है। अन्ना ये जो कोटरपुरम पुलिस स्टेशन है, यहाँ के पुलिस कर्मियों से, यहाँ के अधिकारियों से इसकी काफी साठगांठ थी। और जैसा कि आपने भी बताया कि ये बिरयानी का शौक रखता था, यहाँ बिरयानी का शौक बहुत है लोगों को, तो आप फ्री में बिरयानी खिलाते जाइए और जो आपकी मर्जी हो कराते। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, करीब करीब मैं अगर सही हूँ तो करीब करीब 1.25 साल बाद तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव भी होना है, और ये इस तरह की घटना जिस तरह ये सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि स्टालिन सरकार जो है उसके लिए ये एक बड़ा मामला बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लगभग जैसे दिल्ली में निर्भया मामला हुआ था, हमने देखा उसका कितना बड़ा असर हुआ था, तो ये स्टालिन सरकार के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।
लालजी, जो आपने कहा है चेन्नई की निर्भया, कि आप देखिए कि दिसंबर के महीने में दिल्ली की उस निर्भया के कांड के बाद देश ने किस तरह से एक उसके खिलाफ में एक आक्रोश हुआ था उस घटना को लेके। और ये जो चेन्नई की निर्भया इसी दिसंबर महीने में, आप ये देखिए 4-5 दिन पहले की ये घटना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस, आप कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल एरिया के बीच वो अन्ना यूनिवर्सिटी है, जिसके आगे पीछे वहाँ आईटी है, वहाँ राजभवन है, और इतनी चौकस पुलिसिंग और इतना हाई प्रोफाइल एरिया में एक व्यक्ति की ये है ठेला पे बेचने वाला, उसका बिरयानी बेचने वाले की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो कैंपस में जाता है, लोगों को वहाँ पे स्टूडेंट्स को बिरयानी खिलाता है, और उसके बीच में अगर वो दो उसके साथ में एक लड़की और उसके फ्रेंड को देखा और उसके बाद उसके दोस्त को भगाया और उसके कैसे उस हाई प्रोफाइल एरिया में उसके साथ रेप हुआ, उस निर्भया की दाद देनी चाहिए उस तारीफ की कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और कॉल करके पुलिस को सारी घटना की जानकारी देती है। लेकिन सवाल तो है कि आखिर इतना बड़ा साहस, इतना दुस्साहस करने का जोखिम ऐसे कैसे कोई ले सकता है अपराधी, जब तक उसका कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं हो। बिल्कुल, जैसे आपके संवाददाता वहां से चेन्नई से बता रहे थे कि दर्जनों मुकदमे हैं उस पे। 2015 में भी उसी तरह के रेप की घटना को अंजाम दिया था। अगर उस पे अब तक कोई कार्रवाई हुई होती तो शायद इस तरह का दुस्साहस नहीं दिखता, लेकिन वो इस बात को मान लिया है कि यहाँ कानून को ये धता बता के वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। तो इससे बड़ा सवाल आज जो अन्नामलई की बात आप कह रहे थे और जो विजुअल दिखा रहे हैं उनको खुद को कोड़े मारने का, वो एक संकल्प है। आप देखिए कि एक आईएएस अधिकारी रहे और वो रिजाइन करके अगर सामाजिक जीवन में आए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में अभी वो तमिलनाडु में है, तो जाहिर सी बात है वो एक संकल्प है उनका। और वो बता रहे थे कि ये कोड़ा मारना जो है वो एक तमिलनाडु की एक संस्कृति का परंपरा है कि जब आप एक अनुष्ठान करते हैं, एक प्रण लेते हैं, तो आप इस तरह के संकल्प को लेते हैं, अपने को मजबूत करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि वो संकल्प में किस तरह के एक अडिग है। और इसलिए कि एक आप ये देखिए बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलई की आप इस चीज़ की तारीफ कर सकते हैं कि वो खुद पे इस कष्ट को, खुद की इस पीड़ा को अपने ऊपर में झेला है और वो खुद को इस बात को बताना चाहता है कि वो कितनी पीड़ित और कितना मर्माहत है इन घटना। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं वो बात मेरे दिमाग में भी आई थी। और रितेश वैसे बता तो रहे हैं कि पुलिस के कुछ अधिकारियों से शायद उसकी मिली भगत थी, पुलिस से, चेन्नई पुलिस से। लेकिन रितेश, जो बात विनोद जी कह रहे थे अभी कि ये तो कुछ ना कुछ राजनीतिक संरक्षण, कुछ ना कुछ राजनीतिक कनेक्शन होगा, तभी तो इस तरह से दर्जनों मामले में कोई कार्रवाई हुई नहीं और उसका दुस्साहस बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक वो पहुंच गया। कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन की कुछ खबर है क्या? जी हाँ, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें राजनीतिक कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त था। यहाँ के हर लोगों के जो एक यहाँ देख लीजिए कि हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ाव रखता है। और एक तमिलनाडु की संस्कृति परंपरा बता दूं कि क्या होता है कि यहाँ पे अपने शर्ट के ज्यादातर जो राजनीति में रहते हैं वो सफेद कलर का शर्ट पहनेंगे और उनके शर्ट के पॉकेट के ऊपर में जो अम्मा के समर्थक हैं, पहले तो अम्मा का बहुत पिक्चर देखने को मिलता था, जो करुणानिधि के समर्थक है वो करुणानिधि की तस्वीर रखेंगे। अब वो दौर बदला है, अब लोग स्टालिन की तस्वीर, एडोपाडी की तस्वीर रखते हैं और अन्नामलई की भी तस्वीर रखते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे चलन में आया। तो अपने को दिखा करके कोई भी व्यक्ति रख सकता है अपनी फोटो। हाँ, लेकिन यहाँ बात क्या है कि ये तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पे सामने आई हैं जिसमें इस व्यक्ति का सीधा सीधा संबंध देखने को प्रतीत होता है उदयनिधि स्टालिन से मुलाकात करता है। अच्छा। हालांकि उनकी तरफ से भी खंडन ये आया है कि हमारे खंडन तो साथ दिन में दर्जनों लोग मिलने आते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, कितने फोटो खिंचाते हैं, तो किन किन का इतिहास खोजते रहे जब पब्लिक फिगर है तो जाहिर सी बात है उनकी इस बात पे भरोसा तो करना पड़ेगा जब वो खुद बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करने में कोताही क्यों नहीं? ये तो बड़ा सवाल है। घटना 23 दिसंबर के रात की है, घटना 23 दिसंबर के रात की है। 24 दिसंबर का पूरा दिन बीत जाता है और उसके बाद 25 दिसंबर को मामला अचानक से हाईलाइट में आता है जब लड़की ने और उसके दोस्तों ने, उसके घर वालों को ये चीजें पता चलती है और वो देखते हैं कि इस मामले में कार्रवाई जो है अभी तक कुछ हुई नहीं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म के बाद
उसका मोबाइल छीन करके ये लोग लेके गए हैं और लड़की को ज्यादा धमका गया है अपने इन रसूखों को दिखा करके। जो मेरे सूत्रों से बात हुई है, अन्ना यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना, उनको जो जानकारी मिली है कि लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उस व्यक्ति ने किसी को वहीं पे फोन लगाया। अच्छा। अब तक इस बात की पुष्टि जो है ये पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। ठीक है। लेकिन फोन लगाया गया और तब पूछा गया, कहा गया, उस लड़की को धमकाया गया कि तुम्हें एक बार सर के पास भी जाना होगा, नहीं तो तुम्हारा वीडियो, क्योंकि दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया गया, ठीक तो है, तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दिया ठीक है। लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। विनोद जी, जिस चीज को हम लोग तलाश रहे थे ना कि कुछ ना कुछ तो देखिए, अगर पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कुछ राजनीतिक संरक्षण है। उसका कुछ हद तक रितेश जो है उस मामले को बता भी रहे हैं। तो ये तमिलनाडु की राजनीति में मुद्दा बनेगा। आज बीजेपी ने इस मुद्दा बनाया है। तमिलनाडु का दूसरा जो क्षेत्रीय दल है AIADMK है, कांग्रेस तो चलिए उनका पार्टनर है DMK का, लेकिन क्या ये तमिलनाडु की राजनीति में ये एक मुद्दा बनेगा विनोद जी? नहीं, ये अभी जो जैसे बता रहे थे हमारे रिपोर्टर, आप ये देखिए कि वो ये बात कह रहे थे कि आज DGP को खुद सफाई देनी पड़ी और तमिलनाडु के DGP ने ये बात कही है कि लड़की ने जो FIR में दर्ज कराई है वही बातें सारे सामने में है, उसी पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक मामला तो था कि FIR जब लड़की कराई थी, उस पीड़िता ने FIR कराई थी निर्भया ने, तो फिर वो लीक कैसे हुआ? ये लीक होने का भी मामला है और बड़ा संगीन मामला है कि आप ये देखिए कि उसका दुस्साहस देखिए कि जो उस लड़की का फोन नंबर वो लेता है वो अपराधी, और उसको लेके उसको धमकाता है कि आगे से तुमको जब कॉल किया जाएगा तब तुम्हें कॉल पे आना है। इतना बड़ा दुस्साहस कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल कर ही नहीं सकता। सच जो ये बात कह रहे थे कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया था जब उनके सोशल मीडिया पे उदयनिधि स्टालिन के साथ उसका फोटो वायरल होने लगा था, उसके बाद ये खंडन आया कि हमारे पास में ऐसे दर्जनों लोग आते हैं, वो किसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो DMK का कार्य करता है। लेकिन सवाल तो है कि पूरे तमिलनाडु में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, BSP के एक नेता मारे गए, आप देखिए इस तरह से पॉलिटिकल राइवलरी के साथ साथ वहाँ क्राइम जो बढ़ा है वो एक चिंता की बात है। और अन्नामलई का जो ये प्रण है, जो संकल्प है, उस संकल्प को एक प्रतिध्वनि वहाँ पे लोगों के से भी मिली है। अगर वो देखिए कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक DMK सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक वो जूते और चप्पल नहीं पहनेंगे, वो पैदल चलेंगे। उन्हें जो संकल्प लिया है कि वो 6 कोड़े रोज अपने पर मारेंगे, क्योंकि ये अन्याय जो है वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता को, लोगों को, आवाम को वो न्याय दिला के रहेंगे। तो न्याय के लिए जो ये अन्नामलई का जो संघर्ष है, तो जाहिर सी बात है इसका आक्रोश तमिलनाडु के लोगों में है और उन लोगों में जो एक जस्टिस का ये बना है, उस शायद मुझे लगता है कि DMK सरकार को तो बैकफुट पे ला ही दिया है। बिल्कुल बैकफुट पर वो चली गई है और वो दिख भी रहा है क्योंकि अपने आप को अलग कर रहे हैं। रितेश, अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के बारे में क्या खबर मिल रही है? चलिए देर से ही सही गिरफ्तार तो कर लिया है, अब आगे इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या बयान आ रहा है? क्या आगे चल करके इस मामले में कार्रवाई ठीक ढंग से की जा रही है? होगी आगे कार्रवाई? देखिए, जो अभी मैं अपने एक और करेक्शन करना चाहूंगा, जो मैंने अभी जिक्र किया था कि किसी को फोन पे बात कराया गया और कहा गया कि सर, इस बात का खंडन पुलिस आयुक्त ने, चेन्नई महानगर के पुलिस आयुक्त ने कर दिया है। अच्छा, कि ऐसी कोई चीज शिकायत में तो दर्ज नहीं की गई। ठीक है। तो लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी जैसे जैसे जांच चलेगी। और दूसरी बात, क्या होना है अब इस मुद्दे को लेकर के, जब मीडिया में इतनी बड़ी हाइप हो गई है, ये मुद्दा अब निर्भया, एक निर्भया दिल्ली में हुआ था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। बिल्कुल। और ये एक निर्भया के बाद जो चेन्नई में हुई है, ये पूरे देश को ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। और यही चीज है जो पुलिस को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाती है। और अब इस पर जो कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। अब क्योंकि यदि उस व्यक्ति का संबंध, मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन यदि उस व्यक्ति का संबंध DMK के किसी बड़े लोगों के साथ भी है, तो वो अपना दामन छुड़ाने की कोशिश करेंगे इससे कि ये वो पाक साक निकल जाए, इसका जो होना है ये बलि चढ़ जाए। दूसरी तरफ एक चीज जो आप जिक्र कर रहे थे और लालचंद जी, और के अन्नामलई का ये जो विरोध है,
एक चीज बता दे रहा हूं, आज सोशल मीडिया में अन्ना मलई के इस कार्यक्रम के बाद वो ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अच्छा। और ये देख लीजिए परसेप्शन क्या बन रहा है यहाँ पे। एक तबका ऐसा है युवाओं में और बाकी अन्य वर्ग में, लेकिन ज्यादातर पसंद जो है, फैन फॉलोइंग अन्ना मलई की युवाओं में बहुत ज्यादा है। अभी काफी ज्यादा युवा लोग जुड़े हैं भाजपा से। उसका कारण अन्ना मलई है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जाता। ठीक है। तो आज अन्ना मलई का इसके बाद जो है युवा, हर कॉलेज में भी प्रदर्शन हुआ है और युवाओं में एक धड़ा जो बटा हुआ है, दो धड़े हो गए हैं। एक जो अन्ना मलई के साथ है, कि उनकी सोच जो वो चाहते हैं उनके साथ हो गया है। एक दूसरा धड़ा है जो कि इन सब चीजों में अपनी एक अलग, ठीक है, संकल्प भी बढ़ा लिया। आज अन्ना मतलब मलई ने संकल्प भी बढ़ा लिया। विनोद जी, जो बात अभी रितेश कह रहे कि देखिए मामला इतना सेंसिटिव है, इतना बड़ा मामला है, तो अब तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन कहीं से होगा भी तो वो पल्ला झाड़ेंगे और कार्रवाई इसमें होगी, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। लेकिन एक सवाल तो उठता है, अन्ना मलई की बात कर रहे थे रितेश, कि अन्ना मलई ने, बीजेपी ने इसको बड़ा जोर शोर से उठाया। सवाल तो उठेगा कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है। सवाल तो ये उठेगा कि बाकी दल, बाकी राजनीतिक दल क्यों नहीं इस पर बोल रहे हैं। लाल जी, मैं अभी राजनीतिक प्रतिक्रिया के बदले में अभी एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, मैं इस पे ही आपका ध्यान रखना चाहूँगा कि आज देखिए अन्ना मलई का जो विरोध है वो इस देश में एक यूनिक, आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट है। यूनिक प्रोटेस्ट इसलिए भी है कि एक देखिए कि पुलिस के बड़े अधिकारी और जो सामाजिक जीवन में आता है तो वो आंदोलन में कोई बड़ा तोड़ फोड़ या बड़ा इस तरह का ये पब्लिक में ये बचाने की कोशिश नहीं करता है जी। वो खुद से संकल्प लिया है, खुद को, अपने को उस पीड़ित को, पीड़िता के साथ में जोड़ा है और उसको लेके जो उसका अभियान है और उसके लिए जो उसका संकल्प है अन्ना मलई का, जो रितेश अभी कह रहे थे कि आप ये देखिए कि आज पूरे सोशल मीडिया पे चेन्नई में जो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा ट्रेंड अन्ना मलई का वो अपने पे खुद को कोड़े मारने की का ये जो तस्वीरें हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जिस रुतबे से और जिस दबंगी से स्टालिन और उनके परिवार तमिलनाडु के सत्तासीन है और कुछ भी गलत करे, कुछ भी सही करे, उनके अगेंस्ट में कोई बोलने वाला नहीं है। तो अन्ना मलई का ये संकल्प जो है, खुद पैदल चल के और अपने को पीड़ा दे के, अपने को एक अनुष्ठान में शामिल करके जो विरोध का जो उन्होंने एक स्वर बनाया है, मुझे लगता है कि भारत में एक यूनिक इस तरह का विरोध का उन्होंने एक जज्बा दिखाया है और इनका ये संकल्प जो है वो आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल एक नई दिशा दे सकती है। और कहीं ना कहीं क्या कोई प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है रितेश, कांग्रेस की तरफ से या AIADMK जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लालचंद जी, मुझे पहले ये यहाँ से शुरू करने दीजिए कि जो उन्होंने कहा ना कि इतिहास ये हो गया, अब जो अन्ना मलई ने किया है, क्योंकि अब उनके इस कृत्य से लोग उनको अपने आप से जोड़ रहे हैं, अपने कल्चर से जोड़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि अन्याय हुआ है तो अपने खुद पर उसको झेल रहे हैं, क्योंकि अपने साथ कैसे होना चाहिए उस कष्ट को झेल रहे हैं और उस व्यक्ति के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ है। तो ये बात जो है अब इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टी ने उठाया है। कल ही AIADMK ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं अपने स्तर पर, लेकिन लाइमलाइट अन्ना मलई लूट के ले गई। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक सीधा साधा नपा नपाया बयान आया है कि आरोपियों के, मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा बड़े कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इस मुद्दे को कई बार जब भाजपा शासित राज्यों में मामला ऐसा होता है तो ये लोग बिल्कुल वहां पर जाते आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको बड़ा बनाते हैं, तो ये सवाल तो उठता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जुड़ने के लिए आपका चेन्नई से, और विनोद जी आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो ये मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। पुलिस अब इससे हाथ छोड़ा नहीं सकती। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और दिल्ली की जो राजनीति है उसमें किस तरह केजरीवाल पर डबल अटैक हो रहा है। बीजेपी तो पहले से कर ही रही थी, अब कांग्रेस भी बड़ा जबरदस्त अटैक कर रही है, उसकी बात करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि अब बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की। तो दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच तो लंबे समय से छिड़ी हुई है ही। अब नई बात यह है कि आप और कांग्रेस में घमासान है। दिल्ली की राजनीति में नई तपिश आ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर जबरदस्त हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस नेता अजय माकन ने देशद्रोही कहा था, तो अब जवाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इंडी गठबंधन से निकाल देने की धमकी दी है। ये बाहर कर देंगे इंडी गठबंधन से। इन सब के बीच कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल से केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ धारा 420 के तहत कार्रवाई करने की बात कही है संदीप दीक्षित ने। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं संदीप दीक्षित। तो एलजी से मिलकर के 3 शिकायतें उन्होंने टोटल दी हैं कुल मिलाकर के। सबसे पहली शिकायत यह है कि महिला सम्मान योजना में महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया और इस पर कार्रवाई की मांग की। दूसरी लिखित शिकायत उन्होंने ये दी संदीप दीक्षित ने। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस उनकी जासूसी कर रही है, इसके पूरा पुख्ता सबूत है उनके पास। और एक और शिकायत दी कि पंजाब सरकार पुलिस वाहनों के जरिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए अवैध तरीके से पैसे भेज रही है। तो ये तमाम तीनों बड़े आरोप लगाए। तो हुआ क्या है कि केजरीवाल के सभी नैरेटिव पर अब विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमला कर रहे हैं और डबल अटैक हो रहा है। बीजेपी ने भी केजरीवाल का जो शीश महल मामला है, घोटाला है, उस पर विभागीय जांच की मांग की। और सिर्फ मांग ही नहीं की बल्कि कुछ इसमें डेवलपमेंट भी है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शीश महल मामले में पीडब्ल्यू से 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जो है वो बिल्कुल चौतरफा घिर रहे हैं और डबल अटैक तो हो ही रहा है उनके ऊपर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का। तो अजय माकन के जिस बयान पर आम आदमी पार्टी उबल गई, वो बयान आखिर था क्या, हम आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी को देशद्रोही करार दिया था, सुनिए। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। मैं आपको सिर्फ फिर याद दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल की पार्टी का जन्म लोकपाल जन लोकपाल को पैदा करने के लिए हुआ था। सरकार बनने के बाद में वो सैकड़ों बार धरने पे बैठे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में, एलजी के बाहर से लेकर के हर जगह के ऊपर। एक भी बार क्या लोकपाल की बात करी है अभी उन्होंने? वो कहां है जन लोकपाल? अब उसकी कोई बात ही नहीं, कोई उसकी चर्चा नहीं। तो यही वो बयान था। और इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। याद है ना वो जुमला, सब मिले हुए हैं जी? उसी लाइन पर आम आदमी पार्टी है कि सब मिले हुए हैं ये जी। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, उन्होंने बड़ी बात की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखे और 3 शिकायतें की हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा तो 2100 रुपए बढ़ जाएगा। जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं
और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं, अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। तो दिल्ली की राजनीति में हो क्या रहा है और क्या कुछ आगे होने वाला है? इस समय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस क्या मांग कर रही है? धीरज कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ, और साथ में बीजेपी के नेता मनोज तिवारी जी भी नजर आ रहे हैं। स्वागत मनोज जी का भी इस बातचीत में। धीरज, सबसे पहले जरा मनोज जी से ये पूछिए कि मनोज जी की पार्टी जो है वो शीश महल मामले पर जांच करने के लिए बोल ही रही है। विजिलेंस डिपार्टमेंट में 5 दिन, पीडब्ल्यूडी से 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन संदीप दीक्षित ने भी 3 बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। उस पर क्या उन आरोपों पर भी संदीप दीक्षित की बात को, जो एलजी से मिलकर उन्होंने शिकायत की है, मनोज तिवारी जी और उनकी पार्टी उस चीज में संदीप जी के साथ हैं, संदीप दीक्षित के साथ, कि भाई हाँ ये गंभीर मामले हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? पूछिए उनसे। सर, जो मामले हैं, जो सबसे पहला जो मामला है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने शीश महल के मामले पर जांच के आदेश मांगे हैं और जांच के, और विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है उसमें सक्रिय भी हो गई है। इस पर पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने पूरे दिल्ली में गली गली एक टीम बना करके सर्वे किया। दिल्ली के हर गली से आवाज़ उठ रही है, जो हम लोग लिखे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल ने हम लोगों को तो शौचालय में दरवाज़ा तक नहीं दिया और अपना इतना बड़ा शीश महल बना लिया, इसके लिए जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? हम जांच की मांग कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे बच्चे तो किसी तरह से गलियों में सड़क पार करते हैं, ये जो है अपने एक से एक कालीन बना के घर में ला रहे हैं, करोड़ों के पर्दे ला रहे हैं, गोल्ड प्लेटेड कमोड सीट ला रहे हैं। तो ये दिल्ली से इतना बड़ा धोखा क्यों? ये दिल्ली के लोगों ने पूछा, हमने उन्हीं की आवाज़ को आरोप पत्र के रूप में हमने रखने का काम किया है। हमें पूरा विश्वास है, हम अपनी लोकसभा के तीनों विधायक हम लोग साथ में बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारी दोनों जिलाध्यक्ष, मेरा पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ, इसका बदला दिल्ली की जनता इस चुनाव में लेगी। हम इन सवालों को उठा रहे हैं ताकि आगे से कोई जनता के साथ शीश महल जैसा कोई धोखा न करे। ठीक है, संदीप दीक्षित वाले आरोपों पर सवाल है, वो सवाल संदीप दीक्षित को लेकर, जो संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं, एक के बाद 3 आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो उन आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो नूरा कुश्ती खेलते हैं। अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति अच्छे से सवाल पूछे तो दिल्ली की जनता की आंख खुलेगी, लेकिन ये तो मिलके चुनाव लड़ने लगते हैं। अभी पिछला जो मैं सांसद यहाँ से जीता हूँ, तो हमारे खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी नहीं था, कांग्रेस का प्रत्याशी था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ी हैं। तो ये उनका आपस में ना अभी भी डील चल रहा है। लेकिन कई लोग हैं ऐसे कांग्रेस पार्टी में जो सच्चाई से बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 21,000 लोगों की जान ले ली है गंदा पानी पिला करके। दिल्ली के कितने लोग सांसों में जहर से जान से हाथ धो बैठे। 6,000 से ज्यादा लोगों को कैंसर हुआ है यमुना की गंदगी के कारण, क्योंकि यमुना जी के जो गंदगी नाले के पानी मिले, वो सब कहीं ना कहीं तो जमीन के मार्फत हमारे जो घर में पाइप आती है उसमें मिलते हैं। ये सारी चीजों का जवाब मांग रही है दिल्ली। अगर कांग्रेस इस बार नहीं जवाब मांगेगी तो कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो जाएगी दिल्ली में। एक महत्वपूर्ण सवाल है, अजय माकन साहब ने फर्जीवाल कहा है और आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम कांग्रेस को दिया है, जो कि आज समाप्त हुआ है। अब देखो, पता नहीं अजय माकन फर्जीवाल कोई सीट लेने के लिए आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं या दिल से बोल रहे हैं, ये तो वही लोग जानेंगे। लेकिन ये तो पूरी दिल्ली जानती है ना कि जब 49 दिन की सरकार बनी थी तब भी कांग्रेस के सहयोग से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी।
ठीक है। और आज जब 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा तब भी ये आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिल के लड़ा। जी, तभी ये तो सब लोग तो पूछ रहे बिल्कुल हैं फैक्ट है, ना बिल्कुल। कि भाई अरविंद केजरीवाल तुमने तो अपने बेटे की बच्चों की कसम खाई थी। ठीक है, कि शुक्रिया मैं अपने कह दीजिए बच्चों फिलहाल। का कसम खाता हूं धीरज, कि मैं फिलहाल किसी समय की दूसरी कमी है। पार्टी से, मनोज जी को बीजेपी या हमारी तरफ कांग्रेस से हाथ शुक्रिया नहीं कहिएगा। मिलाऊंगा। और कांग्रेस से हाथ मिला के चुनाव लड़ा, सरकार बनाया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसी दिल्ली मोड़ को पर अब इन पे बहुत बहुत विश्वास नहीं शुक्रिया रहा। फिलहाल। हम प्रार्थना करते हैं शुक्रिया, भारतीय जनता पार्टी शुक्रिया। तो दिल्ली की राजनीति में वैसे तो जो पेटेंट है ना कि सब मिले हुए हैं जी, इस पर तो अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन ये भी विडंबना है कि जब आप बीजेपी से बात करिए तो कहेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है। कांग्रेस से बात करिए तो कहेंगे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली। आम आदमी पार्टी का तो ये पेटेंट स्लोगन है ही। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे केरल में बुजुर्गों का पेंशन डकार गए घोटाले करके, इस पर करेंगे बात। अभी वक्त है ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि बात करेंगे केरल की, जहां बुजुर्गों के पेंशन को भ्रष्टाचार करके डकार गए। अधिकारियों ने पेंशन के पैसे डकार लिए केरल में। केरल सरकार, कुछ अधिकारियों का केरल सरकार में एक बड़ा घोटाला सामने आ गया है, जिसमें 1400 से भी अधिक कर्मचारी और अधिकारियों ने गरीबों का पेंशन फंड ही हड़प लिया। समाज कल्याण के तहत हजारों बुजुर्गों को मिल रहे पेंशन स्कीम में हुई जांच में एक बड़ा घोटाला सामने आ गया है। जांच में पता चला कि लाभार्थियों में गरीब, बुजुर्ग और दिव्यांगों के बजाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के नाम चयनित थे। उच्च विद्यालयों के कई शिक्षकों के अलावा लाभार्थी में हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी इस सूची में सबसे ज्यादा थे। तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। सभी लाभार्थियों से पैसा रिकवरी करने का आदेश भी दे दिया है। तो राजस्व विभाग के कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गरीब और अशक्त लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर यह डाका डालने की प्रवृत्ति पनपी कहां से? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वाम दलों की सरकार में इस तरह की लूट क्या भ्रष्टाचार की कलई नहीं खोल रहा कि किस तरह से केरल में भ्रष्टाचार है? इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। उनसे चर्चा करते हैं। विनोद जी, देखिए, अब तो मामला सामने आया तो कार्रवाई तो होगी और पिनाराई विजयन की सरकार वही कर रही है। लेकिन बात सिर्फ कार्रवाई की नहीं है, बात तो ये है कि ये हुआ कैसे सालों तक, और कई सालों से ये हो रहा था, और गरीब, बुजुर्ग, अशक्त, बीमार उन लोगों के पेंशन को कोई दूसरा डकार रहा था, और वो भी राज्य सरकार के कर्मचारी। ये तो बड़ा मामला बनता है। डेफिनेटली लाल जी, सबसे चिंताजनक बात तो इसमें यही है। करप्शन की बात तो आप एक अलग छोड़ दीजिए कि सवाल ये है कि ये सारे अधिकारी लोग, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो फिशरीज डिपार्टमेंट के हों, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, या उनके सारे कर्मचारी जो 1400-1500 के लिस्ट, जब भी 14-15 हज़ार के कर्मचारियों का लिस्ट आया है और जो लाभार्थी हुए हैं, वो कैसे एक मॉडल आप ये देखिए कि जो पैसा सामाजिक सुरक्षा के नाम पे बुजुर्गों के लिए था, जो पैसा दिव्यांगों के लिए था सामाजिक सुरक्षा के नाम पे और उस फंड का, वो कैसे वो लाभार्थी खुद बन गए और पैसा अपने अकाउंट में ले लिया जी। अगर वो कमीशन इस तरह की जांच नहीं करती तो शायद पता भी नहीं चलता। जब उसमें पता चला कि जब वो सारे लाभार्थियों की एक सूची को जिस तरह से वहाँ एक खंगालने का काम शुरू हुआ, तो पता चला कि सारे इसमें तो डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी ही हैं। लाभार्थी जिनको मिलना चाहिए बुजुर्ग को, उनको मिल नहीं रहा है। तब ये आनंद फानंद में केरल सरकार ने ये जांच बैठाई है। अब ये कार्रवाई हो रही है। आज ही मैं देख रहा था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 38 अपने अधिकारियों को सस्पेंड किया है। फिशरीज डिपार्टमेंट ने 100 से ज़्यादा लोगों को सस्पेंड किया है। लेकिन स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल,
ये सारे लोग जिनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, इसके बावजूद अगर उन बुजुर्गों के, उन विकलांगों के, दिव्यांगों के उस सूची में अपना नाम डलवा लेते हैं और उनका पेंशन हड़प लेते बड़ा हैं, सवाल है। तो ये कह सकते हैं आप कि इनको एक तरह से ये कह सकते हैं ये दंडनीय तो जो भी होगा, लेकिन ये सामाजिक सुरक्षा के नाम पर इस लूट को एक बड़ा अपराध एक सवाल ये कि ये जो वाम दलों की सरकार केरल में हमेशा से दावा करता रही है कि बड़ी साफ सुथरी सरकार चलाते हैं, उस पर भी तो बट्टा लगा, उस दावे पर, उस साख पर। लाजी, इसकी कलई तो कई बार खुली है और इस खुली के खुलने के साथ में आप ये देखिए कि ये उसके भ्रष्टाचार की तो जांच हो रही है। यही सरकारें हैं जो सीबीआई को भी अपने यहाँ नो बैक किया हुआ है कि आप इसकी जांच नहीं कर सकते, केंद्रीय एजेंसियों की जांच में इनको दिक्कत है, लेकिन अपनी जांच अपनी सरकार के खिलाफ में वो करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो विजयन कह रहे हैं कि सारे रिकवरी होगी और पैसा जो है जो लाभार्थी हैं उनके बीच पहुंचेगा, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि पैसा लाभार्थी को मिले और ये सरकार कम से कम इस कोशिश करे। तो ये बात एक सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहतर होगा और आगे इस तरह का कोई घोटाला भी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसके साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।